Hello everyone, we are going to start 10th chapter of 11th physics which is mechanical properties of fluids। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए फ्लूइड्स होते क्या हैं। फ्लूइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, मतलब ये फ्लो कर सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है लिक्विड और गैस। जो फ्लूइड्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इनको हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं। जो फ्लूइड्स होते हैं वो थ्रस्ट यानी एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब देखिए थ्रस्ट एक्चुअली होता क्या है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालते हैं तो जो फ्लूइड होता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, जो कि होता है परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। अब देखिए फोर्स जो है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो थ्रस्ट है वो भी एक फोर्स है, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। थ्रस्ट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। जो थ्रस्ट एक्सपीरियंस होता है पर यूनिट एरिया एक लिक्विड के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। और कब? जब वो लिक्विड रेस्ट पे है। प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम पास्कल भी इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं। जैसे प्रेशर है, इसका मेन फॉर्मूला है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब आप देखिए थ्रस्ट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसलिए प्रेशर की एसआई यूनिट क्या बनी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m(L-1 T-2)। देखिए जैसे हम अब किसी ओशन या फिर किसी सी में देखते हैं तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ या फिर हम कहें हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। इसकी एसआई यूनिट केजी मीटर क्यूब होती है। अब देखिए मास की एसआई यूनिट क्या है? केजी, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? केजी मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-3। अब है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी लेते हैं और उसको हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते थे तो हमारी रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आप खुद देखिए डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी है तो इनकी एसआई यूनिट तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई एसआई यूनिट नहीं होती है। रिलेटिव डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमें एक्चुअली में बताता क्या है? ये हमें बताता है कि इट टेल्स us that how much a given substance is heavier or lighter than the equal volume of water। मतलब ये हमें बताता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो वाटर से कितना ज़्यादा हैवी है या फिर लाइट है। अगर हम उन दोनों का वॉल्यूम सेम ले, यानी जितना वॉल्यूम हमने सब्सटेंस लिया है उतना ही वॉल्यूम हम वाटर का भी ले, तो हमें पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा हैवी या फिर लाइट है वाटर से। ठीक है, अब देखिए जब हमारी रिलेटिव डेंसिटी 1 के इक्वल आती है तब क्या होता है? तब जो सब्सटेंस और जो वाटर होता है उन दोनों की डेंसिटी सेम होती है। और अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वो वाटर से कम है। और जब हमारी रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 है, इसका मतलब है कि जो हमारी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। अब देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी है इसको क्वेश्चन में कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी का ही फॉर्मूला लगाना है। और रिलेटिव डेंसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए। अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखें तो हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर हम एसआई सिस्टम में देखें तो ये होता है 1000 यानी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे हमें प्रेशर और थ्रस्ट का रिलेशन अच्छे से पता चल जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि एक ब्लॉक है जिसको हमने टेबल के टॉप पे रखा है। ठीक है, इसका मास है, उस वुडन ब्लॉक का मास है 5 kg, और इसके हमें डायमेंशन कितनी गिवन है? 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें प्रेशर निकालना है जो कि वो वुडन ब्लॉक उस टेबल के टॉप पे लगा रहा है। ठीक है, तो पर हमें कैसे निकालना है? इसमें भी कंडीशन गिवन है, 2 कंडीशन गिवन है कि जब हम उस वुडन ब्लॉक
वुडन ब्लॉक को कैसे डायमेंशन में रखें, 20x10, यानी 20 उसकी लेंथ होनी चाहिए और 10 उसकी ब्रेथ होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर हो और उसकी ब्रेथ 20 सेंटीमीटर हो। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फिगर में बता दिया है कि एक बार हमने उस ब्लॉक को कैसे रखा है जब उसकी लेंथ 20 है और ब्रेथ 10 है, और दूसरी बार हमने कैसे रखा है जब उसकी लेंथ 40 है और उसकी ब्रेथ 10 है। अब हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि उसका मास कितना है 5 kg और डायमेंशन भी हमें गिवन है। अब देखिए जो वेट है यानी जो वुडन ब्लॉक है वो टेबल के टॉप पे थ्रस्ट अप्लाई करेगा, है ना। तो उसने थ्रस्ट अप्लाई किया। अब थ्रस्ट होता क्या है, थ्रस्ट फोर्स होता है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, मास इनटू ग्रेविटी, जिससे हमारा आंसर क्या आ गया 49 न्यूटन थ्रस्ट हमारा आ गया 49 न्यूटन। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने उस फर्स्ट वाला ए पार्ट देखो, उसमें हमने क्या डायमेंशन लिया है 20x10। तो हमने उस सरफेस का एरिया निकाला। एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इससे हमने एरिया निकाला आया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो आया 0.02 मीटर स्क्वायर। अब जैसे कि हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब हमने थ्रस्ट भी निकाल लिया है और हमने एरिया भी निकाल लिया है। हमने प्रेशर के फॉर्मूले में पुट किया और हमारा प्रेशर आ गया। अब नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया है कि उस ब्लॉक को कैसे रखा है, 40/20 की डायमेंशन के साथ रखा है। तो हमारा एरिया चेंज हो जाएगा। अब मास सेम है, अगर हमारा मास सेम है तो हमारा थ्रस्ट भी सेम ही आएगा। तो थ्रस्ट सेम रहेगा और एरिया हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमने एरिया निकाला लेंथ इनटू ब्रेथ से और हमारा क्या आया 40x20। हमने 40x20 किया तो हमारा क्या आया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आया 0.08 मीटर स्क्वायर। हमने प्रेशर के फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू पुट करी, थ्रस्ट और एरिया की, तो हमारा आंसर आ गया। अब क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है, अर्थ का जो एटमोस्फियर है वहां पे जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे वो कितना होता है 1 atm, और हमारा 1 atm किसके इक्वल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के। ठीक है, जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है इसको हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गोज प्रेशर। अब गोज प्रेशर होता क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर जो हमारा एक्सेस प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं गोज प्रेशर। ठीक है, इसको हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं। वो सिंपल मैनोमीटर भी हो सकता है या फिर U-ट्यूब मैनोमीटर भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, द टोटल प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गोज प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए इन तीनों प्रेशर में रिलेशन क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गोज प्रेशर प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि अगर हम एक टाइम के लिए ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते तो जो प्रेशर होगा वो सेम होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड के हर पॉइंट पे सेम होगा। कब, जब लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे होगा। अब इसको समझने के लिए देखिए हमने एक वेसल लिया है, उसमें हमने एक वुडन ब्लॉक डाल दिया है। उस वुडन ब्लॉक पे दो साइड से फोर्स लग रहा है, एक है F1 और एक है F2। अब हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली जो होगी हमारी प्रेशर इनटू एरिया। अब हमें पता है यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं तो हम दो फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट है हमारा F1 तो इसकी वैल्यू आ गई P1 इंटू एरिया, और F2 की वैल्यू क्या आ गई P2 इंटू एरिया। अब देखिए एरिया तो सेम ही होगा। अब देखिए सिंस लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम, जब ये लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है हमारा F1 किसके इक्वल होगा, F2 के। हमने वैल्यू पुट कर दी P1 इंटू ए इज इक्वल टू P2 इंटू ए। अब ए से ए यानी एरिया से एरिया कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आया P1 इज इक्वल टू P2, और इससे हमारा पास्कल लॉ भी वेरीफाई हो गया।